दोस्तों, इंटरनेट एक ऐसी चीज है जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं पूछते कि जिस चीज को हम दुनिया समझ रहे हैं वो पूरी दुनिया है भी या नहीं है। हम सुबह उठते हैं, मोबाइल उठाते हैं, गूगल खोलते हैं, यूट्यूब देखते हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं और हमें लगता है कि हाँ, यही इंटरनेट है। लेकिन सच्चाई ये है कि जो इंटरनेट आपको दिखाया जाता है वो उतना ही हिस्सा है जितना समुद्र की सतह पर तैरता हुआ पानी होता है। असल में पूरा इंटरनेट समुद्र के सतह के नीचे होता है दोस्तों, और उसी नीचे वाले हिस्से का नाम है डार्क वेब। दोस्तों, डार्क वेब कोई डरावनी जगह नहीं है, बल्कि डरावनी कहानियां बनाई गई है उसके बारे में, क्योंकि इंसान उस चीज से सबसे ज्यादा डरता है जिसे वो देख नहीं पाता या तो उसे समझ नहीं पाता है। आज इस वीडियो में मैं आपको डार्क वेब को ना हैकर की तरह समझाऊंगा, ना ही कोई हॉरर मूवी की तरह। आज हम इसे इंसान, सत्ता, डर और सच्चाई, इन 4 चीजों के नजरिए से समझेंगे। दोस्तों, इंटरनेट असल में 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला है सरफेस वेब, जहां हम सब रोज इंटरनेट का यूज करते हैं, जैसे कि गूगल हुआ, फेसबुक, यूट्यूब, न्यूज वेबसाइट्स। ये वो जगह है जहां सब कुछ साफ दिखता है, जहां पर नाम लिखा होता है और लोगों को चेहरा दिखाना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, ये जानकर आप शॉक्ड हो जाएंगे, सरफेस वेब पूरे इंटरनेट का सिर्फ 5% हिस्सा है। अब दूसरा हिस्सा आता है डीप वेब। दोस्तों, डीप वेब वो जगह है जहां आपका बैंक अकाउंट होता है, आपका जीमेल अकाउंट होता है, आपका हॉस्पिटल रिकॉर्ड होता है और तो आपका आधार डाटाबेस उसमें रिकॉर्ड स्टोर होता है। डीप वेब को लेकर लोगों को सबसे ज्यादा गलतफहमी होती है। डीप वेब इलीगल नहीं होता है, बल्कि आपकी जिंदगी डीप वेब पर टिकी होती है दोस्तों। अब तीसरा हिस्सा दोस्तों, जिसके बारे में हम सब लोग डरते हैं लेकिन जानते बहुत कम लोग हैं, जिसका नाम है डार्क वेब। दोस्तों, डार्क वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जिसे सर्च इंजन नहीं ढूंढता, ना ही एड्स घेरता है, जिसे ट्रैक करना आसान नहीं होता है। आज डार्क वेब को एक डरावनी जगह के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि डार्क वेब का जन्म अपराध से नहीं बल्कि युद्ध और सरकार से हुआ था। दोस्तों, डार्क वेब कोई अचानक बनी चीज नहीं है, इसके पीछे 50 साल पुरानी प्लानिंग है, मिलिट्री रिसर्च है और तो इसके पीछे ग्लोबल पॉलिटिक्स छुपी हुई है। अगर आप डार्क वेब को समझना चाहते हैं तो आपको हॉलीवुड मूवी नहीं, हिस्ट्री को देखनी होगी। तो चलिए जानते हैं डार्क वेब के बारे में। दोस्तों, 1960 के दशक में अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वार चल रहा था। उसी समय सबसे बड़ा डर ये था कि अगर न्यूक्लियर वार हो गया और कम्युनिकेशन टूट गया तो सेना कैसे बातचीत करेगी बिना अपनी आइडेंटिटी पब्लिक किए। इसी डर से अमेरिका ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम रखा गया अर्पनेट। दोस्तों, अर्पनेट प्रोजेक्ट 1969 में बनाया गया था यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा। इसका इंटेंशन था ऐसा नेटवर्क बनाना जिसे वार में अटैक के बाद भी चालू रखा जाए, और यही अर्पनेट आज के इंटरनेट की नींव बनी। लेकिन यहाँ एक बात साफ थी, इंटरनेट शुरू से ही गवर्नमेंट के कंट्रोल में था। दोस्तों, 1990 के बाद इंटरनेट पब्लिक के लिए खोल दिया गया, लेकिन जैसे जैसे इंटरनेट बढ़ा वैसे वैसे लोगों का सर्विलेंस भी बढ़ाया गया दोस्तों, सरकार के द्वारा। गवर्नमेंट को ये समझ आ गया था, लोगों के डाटा का मतलब है पावर और इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि लोगों के ऊपर कंट्रोल कैसे किया जाए। जिसके बाद दोस्तों 1995 से लेकर 2000 के बीच में गवर्नमेंट के द्वारा ईमेल मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू हुआ, फोन टैपिंग डिजिटल हुई, सिटीजन की ट्रैकिंग करना आसान हो गया। यही से लोगों के अंदर सवाल उठा, अगर सरकार सब देख सकती है, लोगों का डेटा, सारे इंफॉर्मेशन कंट्रोल कर लेगी, तो आम आदमी कहां जाके अपनी बात रख पाएगा बिना किसी के डर से। जिसके बाद दोस्तों 2002 में टोर प्रोजेक्ट लाया गया और इसका उद्देश्य था मिलिट्री कम्युनिकेशन और स्पाइस एंड एजेंट की पहचान छुपाना। वैसे तो दोस्तों टोर का पूरा नाम है द ओनियन राउटर। इसको बनाया गया था यूएस नेवल रिसर्च लेबोरेटरी के द्वारा। उसके बाद दोस्तों 2004 में टोर को पब्लिक कर दिया गया था। यही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। अब एनोनिमिटी सिर्फ गवर्नमेंट तक सीमित नहीं रही, अब आम इंसान भी बिना अपनी पहचान पब्लिक किए इंटरनेट इस्तेमाल कर सकता था। जिसमें 2008 से 2010 के बीच टोर नेटवर्क बढ़ाने लगा, हिडन सर्विस, हिडन स्कैम सामने आने लगी। पहली बार डार्क वेब शब्द पॉपुलर हुआ जब हिडन ओनियन वेबसाइट सामने आई, जो गूगल पर नहीं दिखती थी। लेकिन असली एक्सप्लोजन तब हुआ जब 2011 में सिल्क रोड लॉन्च होने के समय, जिसमें फाउंडर रोस अल्ब्रिस्ट थे यूएसए के, जिसने डार्क वेब पर बिटकॉइन का स्कैम किया। यह पहली बार था जब पूरी दुनिया देखा कि डार्क वेब पर इलीगल मार्केट चल रहा था, जैसे कि ड्रग का बिकना, फेक आईडी का बिकना, हैकिंग टूल्स आसानी से मिल जाना। यहीं से दोस्तों डार्क वेब का नाम बदनाम होकर क्राइम का इमेज बन गया।
दोस्तों बिटकॉइन 2009 में डार्क वेब के लिए परफेक्ट था, जिसमें ना कोई बैंक की रिक्वायरमेंट थी, ना ही किसी नाम और ना ही किसी कंट्री का कोई भी चीज ट्रैक करना पॉसिबल था। लेकिन आज की सच्चाई यह है कि दोस्तों 2020 के बाद में बिटकॉइन ट्रैकिंग पॉसिबल हो गई है और अब FBI, इंटरपोल क्रिप्टो ट्रैक कर सकती है। आज डार्क वेब पर क्रिप्टो भी सेफ नहीं है। दोस्तों डार्क वेब पर 90% लोग स्कैम में फंसे हैं। दोस्तों अगर दुनिया भर के देशों के इंटरनेट के यूज के बारे में बात किया जाए तो पहले नंबर पर चाइना आता है, जहां गूगल, यूट्यूब बैन और वहां के जर्नलिस्ट और यूज करते हैं। मतलब आसान भाषा में कहे तो अपना खुद का ब्राउजर, जिससे उनका डाटा दुनिया भर के देशों में लीक नहीं होता है। और तो दोस्तों रसिया के अपोजिशन की आवाज ट्रैक करने के लिए विस्लबॉलर नेटवर्क यूज किया जाता है। इन सभी देशों में डार्क वेब कोई क्राइम नहीं है, बल्कि सर्वाइवल टूल्स है। दोस्तों डार्क वेब से डर इसलिए नहीं है कि वहाँ क्राइम है, डर इसलिए है क्योंकि वहाँ पर ना ही कोई सेंसरशिप है, ना ही कोई एल्गोरिदम और ना ही कोई नैरेटिव कंट्रोल है। आज सरफेस वेब पर क्या दिखेगा तय है, क्या वायरल होगा ये भी तय है। डार्क वेब पर कुछ भी तय नहीं होता है दोस्तों। डार्क वेब ना तो शैतान है ना ही भगवान, ये इतिहास का नेचुरल रिजल्ट है। जब भी कंट्रोल बढ़ेगा, सर्विलेंस बढ़ेगा और बोलने की आज़ादी घटेगी, तब डार्क वेब जैसे सिस्टम पैदा होती रहेंगे। क्योंकि इंटरनेट का सबसे बड़ा सच ये है, जहां सवाल पूछना मना होता है वही अंधेरा पैदा होता है और यही से सत्ता को परेशानी शुरू होती है, चाहे वो क्रिमिनल गैंग हो या कोई भी गवर्नमेंट या माफिया हो।